नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए आज 27 तारीख है। कल नेपाल में जिस तरह से फ्लैश फ्लड हुई उसके बाद जो हालात है वो बेहद गंभीर है। अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाया है साफ साफ कि कितने लोग इसकी चपेट में आए, इस मलबे की चपेट में आए। देखिए ग्लेशियर जिस तरह से फटा और बताया जा रहा है कि एक 4.4 का एक अर्थक्वेक जो है वो तिब्बत के उस रीजन में आया जहां पर ग्लेशियर थे, और इस भूकंप के बाद ग्लेशियर टूटा और बड़ी मात्रा में जो है मलबा और पानी नीचे की तरफ आया। और वहाँ पर जो नदियाँ बह रही थी उसमें एक प्रकार से ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पर ये पानी और मलबा जमा हो गया, और फिर जब दबाव बढ़ा तो ये तेज़ी से टूटते हुए नीचे की तरफ आया। जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। देखिए बताया जा रहा है कि 30 से 40 फीट, कई इलाकों में तो 30 से 40 फीट ऊंची पानी और मलबे की जो वो एक पूरी की पूरी वेव लहर आई, जो कि हज़ारों लोगों को अपनी चपेट में लेते हुए आगे बढ़ने लगी। देखिए ये जिस इलाके में ये पूरा हादसा देखने को मिला, वहाँ पर जगह जगह नदियों के किनारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, होटल्स बनी हुई हैं, पार्किंग लॉट्स थे। हज़ारों की संख्या में लोग नदियों के किनारे जो है वो कोई पिकनिक मनाने गया था, टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं नेपाल में। तो ऐसी बड़ी संख्या है लोगों की जो अब तक लापता हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसमें बड़ी संख्या भारतीयों की भी है, और अब हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि अगर किसी तरह से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन से जानकारी ले सकते हैं। इस बीच देखिए नेपाल सरकार की तरफ से भी बात कही गई है और नेपाल की मीडिया की तरफ से भी बात कही गई है कि बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, और पूरे एरिया में जो है मोबाइल नेटवर्क अभी भी बंद है। कई जगह देखिए जो तस्वीरें आई, ब्रिज जो हैं वो तबाह हो गए, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह जो है वो पुल तबाह हो गए। वहाँ पर जो टावर्स लगे थे, मोबाइल टावर्स, वो उसकी चपेट में आ गए हैं। जो घर थे, कई घरों में जो है मलबा घुस गया और कई फीट जो है मलबे के नीचे पूरी बिल्डिंग्स, होटल्स, रेस्टोरेंट सब जमींदोज हो गए। ऐसे में बड़ी संख्या में वहाँ पर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी हादसे में दब गए हैं या इसका शिकार हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हो सकते हैं जिससे आप संपर्क ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सही सलामत है, लेकिन चूंकि कनेक्टिविटी नहीं है इस वजह से वो संपर्क नहीं कर पा रहे। देखिए कल ये हादसा हुआ, उसके बाद बीती रात हालात बेहद तनावपूर्ण थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये हादसे हुए। वहाँ पर किसी तरह का भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, मशीनों को भेजना, मलबे को हटाना, ये एक ऐसा काम है जिसको अभी कई दिनों तक जो जारी रहेगा, और जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि कितने लोग जो हैं वो इसमें हादसे का शिकार हुए और दब गए हैं। तो अभी कल बीती रात को जो है ऑपरेशन चलाना मुश्किल था बहुत, लेकिन सुबह होते ही फिर से ऑपरेशन को रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया है, और कई इलाकों में चॉपर से, हेलीकॉप्टर से कल भी लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, और आज भी लगातार ये प्रोसेस जारी है। करीब 15 से 20 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं लोगों को एयरलिफ्ट करने में, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। साथ ही देखिए बड़ी संख्या में मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ घायल भी हैं और ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जहाँ पर खाना और पीने के पानी की सुविधा नहीं पहुँच पा रही। इसको ध्यान में रखते हुए एयर ड्रॉपिंग्स की जा रही है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो खाने के पैकेट्स और पानी जो है वो भेजने की कोशिश है, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक भोजन का इंतजाम किया जा सके। जिस तरह से ये फ्लड आया, देखिए इसको लेकर अब ये जांच शुरू हो गई है। सैटेलाइट की तस्वीरों को एनालाइज किया जा रहा है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर इतने बड़े पैमाने पर इस स्तर पे ये फ्लैश फ्लड हुई कैसे। ग्लेशियर का टूटने की वजह क्या सिर्फ भूकंप था? क्या भूकंप की वजह से ही ग्लेशियर में तनाव हुआ और टूट गया ग्लेशियर, और वो फिर नीचे आके मलबा नीचे आया और नदियों को ब्लॉक करके वहाँ पर पानी जमा हुआ, फिर वो एकदम से नीचे आया? देखिए जो त्रिशूली नदी है जिसमें ये हादसा का बड़ा इम्पैक्ट रहा, इसका बहाव बेहद तेज है। ये माना जाता है कि जो त्रिशूली नदी है नेपाल की, इसका फ्लो बहुत तेज होता है, भारत में जैसे मंदाकिनी रिवर का होता है उसी तरह से, और इसकी वजह से यहाँ पर जब ये फ्लैश फ्लड हुआ तो इसने अपने आसपास के इलाकों में लोगों को बचने का कोई टाइम ही नहीं मिला,
यानी आप देखिए पलक झपकते ही जो है वो मलबा, एक तो इसके बारे में कोई वार्निंग, कोई अंदेशा, कुछ नहीं था। अब इसको लेकर भी तमाम सवाल है कि भाई ये जब अगर ग्लेशियर टूट रहा उसके बाद अगर क्या किसी तरह की कोई अगर झील आर्टिफिशियल बन रही थी किसी रिवर में, तो क्या उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती थी, या कोई अलर्ट सिस्टम था जो इस बात को बताए कि इस तरह से फ्लैश फ्लड हो सकता है। क्योंकि ये इलाका है जहाँ पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर फ्लैश फ्लड होगा ये शायद किसी ने अंदेशा नहीं लगाया था, और ना ही इस इलाके में पहले इतना बड़ा जो है वो इस तरह से मलबा आया होगा। अब देखिए ये जो सब कुछ हुआ ये इतने चंद सेकंड्स के अंदर हो गया, मिनटों के अंदर भी नहीं, चंद सेकंड के अंदर। देखिए हाइड्रो पावर स्टेशंस थे वो पूरे के पूरे तबाह हो गए, जो पुल बने हुए थे वो बह गए, आसपास जितनी पार्किंग लॉट्स थे, एक तो तस्वीर ऐसी है जिसमें आप देख रहे हैं कि करीब 30 से 40 फीट ऊंचा मलबे की एक पूरी लहर आती है, और वो उसमें जो बसेस वहाँ पर खड़ी थी टूरिस्ट की, लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, और वो बिल्कुल चंद सेकंड के अंदर सब का सब दब जाता है और दफन हो जाता है। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर रेस्क्यू चलाना, लोगों को बाहर निकालना, ये अपने आप में एक ऐसा ऑपरेशन है जो महीने भर तक चल देगा, और इसमें कितने लोग लापता हैं, कितनी कैजुअलिटी है, इसका सही सही आंकड़ा अनुमान लगाना इस वक्त संभव ही नहीं है। बड़े स्तर पर जो है वो बचाव राहत कार्य चल रहे हैं, भारत जो है वो मदद भेज रहा है नेपाल को, दुनिया के कई देश जो है वो मदद करने में जुटे हुए हैं। दुनिया में कई देशों ने अपनी एक्सपर्ट्स की टीम, जो जब मलबे में लोग दब जाते हैं तो उनको निकालने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या तकनीक होती है लोगों को खोजने के लिए, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। देखिए हादसे को अभी करीब 24 घंटे हुए हैं, जो शुरुआती 48 घंटे माने जाते हैं ऐसे हादसों में, वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लोगों की जान आप जब बचाते हैं तो उसमें अगर शुरुआती 48 घंटे में आप जितने लोगों को बाहर निकाल पाए उतना ही जो है जान आप बचा सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे मलबे में फंसे लोगों के बचने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए शुरुआती 48 घंटे बेहद अहम है, जिसमें 24 घंटे अब बीत चुके हैं। इस हिसाब से देखें आप तो अगले 24 घंटे जो है वो बेहद अहम है, और आज रात होने के पहले पहले रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से आगे बढ़ाना ये एक बड़ी चुनौती है। पूरा सरकारी मशीनरी जो है वो इस काम में जुट गई है, और अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।